हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इकोलॉजी का 4th पेज अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक हम इकोलॉजी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज पढ़ चुके हैं और ये हमारा 4th पेज है। ठीक है भाई, ये 4 पेज मैंने नीट 2022 को टारगेट करते हुए आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, और इन 4 पेजेस में आपकी इकोलॉजी अप्रोक्सीमेटली कवर अप हो जाएगी। ओके, और आप लोग इकोलॉजी के अंदर नीट में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आज आपका इकोलॉजी का ये 4th पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की इकोलॉजी फिनिश अकॉर्डिंग टू, या मैं बात करूं नीट 2022 के लिए ऑन एबीसी प्लेटफॉर्म। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या है, और साथ ही साथ भाई इस वीडियो में हम पिछली वीडियो की तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में इस वीडियो में क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, स्टेटमेंट्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बताइए, अप्रोक्सीमेट खालिस्तान एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन दियर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, पहले तो बताओ उनको क्या कहते हैं। दे आर नोन एज कन्फर्मर। उन्हें क्या कहते हैं भाई हम? कन्फर्मर। ये हमारा 4th लेसन है भाई, या 4th चैप्टर है एक्चुअली। उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर। कन्फर्मर क्या होते हैं? कन्फर्मर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसा टेम्परेचर बाहर के वातावरण का होगा वो उतना ही टेम्परेचर उनके शरीर का हो जाएगा। समझ रहे हो? उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर। एक्चुअली टेम्परेचर ही नहीं, अदर कंडीशंस भी लाइक सैलिनिटी ऑल्सो, जितनी बाहर के इन्वायरमेंट की है उतनी ही क्या हो जाएगी उनकी खुद के बॉडी की इन्वायरमेंट की। लेट्स भाई ये बताइए कितने प्रतिशत एनिमल है? करीब करीब आपके 99% एनिमल्स एंड अप्रोक्सीमेट ऑल प्लांट्स क्या भाई? कन्फर्मर है। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बोला केलादो नेशनल पार्क कहां है? जल्दी से आंसर दीजिए। कहां है? भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में है क्या केलादो नेशनल पार्क? क्या खूबी है भाई इस पार्क की? यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहे थे कौन से पक्षी यहाँ आते हैं? साइबेरियन क्रेन। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है एस्टिवेशन। बताइए एस्टिवेशन क्या होती है? एस्टिवेशन क्या सिग्निफिकेंस है एस्टिवेशन का, ये आपको बताना है। और इसके सिमिलर एक और टर्म होती है भाई हाइबरनेशन। बताइए क्या सिग्निफिकेंस है हाइबरनेशन का एंड एस्टिवेशन का? क्या समझते हो आप एस्टिवेशन? देखिए एस्टिवेशन होती है आपकी समर स्लीप, गर्मियों में सोना। समर स्लीप क्या कहलाती है? एस्टिवेशन। और विंटर में सोना कहलाता है हाइबरनेशन, दैट इज विंटर स्लीप। अब क्वेश्चन ये है भाई, समटाइम हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन देखिए क्या है, बोला एस्टिवेशन को हम विंटर स्लीप लिखाते हैं और हाइबरनेशन को समर स्लीप लिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को कर दिया है। आप नहीं भूलेंगे कि एस्टिवेशन को ही समर स्लीप कहते हैं। सिंपल सी कहानी देखिए, एस्टिवेशन में ऐसा आता है और समर स्लीप में भी ऐसा आता है। फिनिश। तो आप अब आई थिंक गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिवेशन? दैट मींस समर स्लीप, गर्मियों में सोना। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है भाई? विंटर स्लीप। अब अगर 2 ही स्लीप है आपकी, एक एस्टिवेशन एक हाइबरनेशन, अगर आपने इसको समझ लिया समर स्लीप है तो आप हाइबरनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप आई से समझ लेंगे भाई, आई इसी में आता है तो विंटर स्लीप हाइबरनेशन। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट डायापोज, एक कंडीशन है डायापोज। देखिए नीट में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डायापोज एंड डायापोज कौन शो करता है? एक स्टेटमेंट आ रखी थी, क्या कौन शो करता है भाई? पहले तो क्या होता है? बोला दिस इज ए स्टेज, एक बॉडी की एक स्टेज होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म, बॉडी की एक स्टेज है या कंडीशन कह सकते हो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, क्या जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उनको सस्पेंड कर देता है। ऑर्गेनिज्म सस्पेंड इट्स डेवलपमेंटल एक्टिविटी, या अपनी डेवलपमेंट को रोक देता है। उस फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगा। मतलब उसके शरीर में फर्दर सेल्स वगैरह फर्दर मॉडिफाई फर्दर नहीं बनेंगी। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं डायापोज। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका?
इसका एग्जांपल है मैनी जूप्लैंक्टन स्पीसीज शो डायापोज कंडीशन। मैनी जूप्लैंक्टन ये आया हुआ था भाई, मैनी जूप्लैंक्टन क्या शो करते हैं, कौन सी कंडीशन शो करते हैं, डायापोज, सस्पेंड, माइग्रेशन, ऐसे दे रखा था। एंड आंसर इज व्हाट, डायापोज। कौन शो करता है, मैनी जूप्लैंक्टन। देखिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जो एनसीईआरटी को काफी टारगेट करके बनाए गए हैं। नीट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। और पीछे वाली जो 3 वीडियो है, इकोलॉजी #1, इकोलॉजी #2, इकोलॉजी #3 आ चुकी हैं, उनको जाके चैनल पे देख लीजिए। क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए साल्ट कंसंट्रेशन से बात करेंगे। व्हाट इज साल्ट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, देखिए जो वाटर है ये टेम्परेचर के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है। सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद वाटर। अगर वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है उसे कहते हैं सैलिनिटी। भाई साल्ट की जो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसके कारण अगर साल्ट की कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर इंबैलेंस हो जाए तो क्या होता है, बॉडी की सेल या तो स्वेल कर जाएंगी या श्रिंक कर जाएंगी। ठीक है, आप लोगों के ये क्वेश्चन है, बताइए कब हमारी बॉडी की सेल श्रिंक करेगी, कब स्वेल करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग कंडीशन, कि सराउंडिंग के कंडीशन में जो आपने क्या फ्लूइड ले रखा है वो कैसा है। ठीक है, आपको उस फ्लूइड बताना है कि आप कब स्वेल करेगी और कब श्रिंक करेगी, कौन सा फ्लूइड आप इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। ओके चलिए भाई, तो यहाँ पे आपके लिए साल्ट की जो कंसंट्रेशन है इसे सैलिनिटी कहते हैं। उसे मापा जाता है भाई पार्ट्स पर 1000 में, पार्ट्स पर 1000 में मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन है, बताइए जो इनलैंड वाटर होता है, इनलैंड वाटर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनलैंड वाटर में सैलिनिटी कंसंट्रेशन कितनी होती है, जल्दी बताइए। लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। ध्यान दीजिएगा, इनलैंड वाटर्स में जो पानी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन 5% होती है। सीधा क्वेश्चन, बताइए कंसंट्रेशन या सैलिनिटी इन इनलैंड वाटर इज लेस देन 5%, ग्रेटर देन 5%, 10 पार्ट्स पर 1000, ऐसे बोलेंगे, पार्ट्स पर 1000 देंगे, समझिए बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है भाई, बताइए सी वाटर में कितनी होती है, दैट इज सी वाटर में, सी का जो पानी होता है समुद्र का पानी, उसमें 30 से 35 पार्ट्स पर 1000 होती है क्या भाई, सैलिनिटी, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन द वाटर। ठीक है, अगेन बोला क्या जो आपकी सैलिनिटी है ना ये 100 से भी ज्यादा हो सकती है, 100 पार्ट्स पर 1000 से भी ज्यादा हो सकती है भाई। नोट इट वेरी केयरफुली। कहां, सी लैगून, हाइपर सलाइन लैगून्स होते हैं, मुहाने, हाइपर बहुत ज्यादा, जहां पे सलाइन नमक पाया जाता है, हाइपर सलाइन लैगून्स की जो हाइपर सलाइन लैगून्स होते हैं मुहाना तट, ठीक किनारा कह सकते हो, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, नमक पाया जाता है, वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन आपकी 100 पार्ट्स पर 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। जी सर, क्या बात है सर। ओके नेक्स्ट भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज जीपीपी। सर जीपीपी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो अपने प्रोड्यूसर है हमारे बायोस्फीयर में वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं, इसे ही कहते हैं जीपीपी। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन करते हैं बायोमास का हमारे प्रोड्यूसर्स, मतलब वो प्रोड्यूसर नहीं है जो कोई नहीं, प्लांट्स, इन्हें कह रहे हैं प्रोड्यूसर। कन्वर्टर्स भी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं प्लांट्स को जो खुद भोजन बनाते हैं। जो भाई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये, भाई इसमें से खुद माइनस में आर, रेस्पिरेशन में खुद यूज कर लेते हैं इसलिए घटा देते हैं माइनस, तो क्या बचा ओवरऑल, क्या बचेगी आपकी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द नेट प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स आफ्टर रेस्पिरेशन, जो बचता है उसे क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां जो प्रोडक्शन हुआ है वो कंज्यूमर कितना, कंज्यूमर को जो अवेलेबल फूड है फ्रॉम द प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस कर दिया, अब जो भी फूड हमें मिलेगा हम कंज्यूमर हो गए, वो क्या है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब ऐसे आ जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अब मान लो जो प्रोड्यूसर को खाएगा अब ये कितना बायोमास फर्दर अगले कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारी फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर्स एक ही होता है, एक ही लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर का प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी लेवल के भी कंज्यूमर हो सकते हैं, तो प्रोड्यूसर आपका सिंगल ही होता है। क्या बात है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, आपके लिए अगला पॉइंट है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी बताइए हमें,
किसकी कहानी बतानी है? बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी बताइए सर। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कहानी सुनिए भाई। बायोस्फीयर रिजर्व को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया। बायोस्फीयर रिजर्व पहले तो ये बताइए किसका एग्जांपल है, जल्दी से बता। इन सिटू कंजर्वेशन का है या एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है? जल्दी बताइए। ऑन साइट कंजर्वेशन का है या ऑफ साइट कंजर्वेशन का है? दिस इज एग्जांपल ऑफ सर इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है सर। एग्जांपल ऑफ सर, सॉरी ध्यान दीजिए, नहीं सर का एग्जांपल नहीं है ये। किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन सर, या ऑफ ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए इसमें 3 जोन होते हैं आपके। कोर जोन जो सबसे अंदर होता है, न्यूक्लियस टाइप कह सकते हो, कोर जोन। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाई बफर जोन। इसके बाद जो ये इलाका आ गया, ये वाला बफर जोन है, ये वाला कोर जोन है, लास्ट वाला है ट्रांजिशन जोन। 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, जो कोर जोन होता है इसे हम नेचुरल जोन कहते हैं। ठीक है, खास बात, इस कोर जोन में किसी भी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। जाके आपकी कोई एक्टिविटी गतिविधि आप वहां नहीं कर सकते हैं, कानूनी अपराध है, समझ रहे हो। लीगली प्रोटेक्टेड जोन होता है आपका, कोर जोन कहते हैं इसको, नेचुरल जोन भी कहते हैं। यहाँ पे किसी भी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन में कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड नहीं है भाई। बफर जोन, कहीं जाके आप सोने लग जाओ वहां पे, ओ हो हम तो आनंद लेंगे, विचरण करेंगे, मतलब थोड़ी नहीं इस बात का, ध्यान दीजिएगा। बफर जोन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड इन दिस जोन। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। मतलब मान लो कुछ खाने पीने का है, यहाँ पे फल फ्रूट लगते हैं, सब्जियां होती हैं, गोंद शहद रेजिन्स मिल जाता है हमें, तो यहाँ से ले लेते हैं। रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन इज अलाउड, रिसर्च के तौर पे एजुकेशन, शिक्षा यहाँ अलाउड है। एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं आप, शिक्षा संबंधित खोजें कर सकते हैं आप, समझ रहे हो। कहाँ? बफर जोन में। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। और भाई ट्रांजिशन जोन की तो यहाँ पे तो बस्ती बस्ती होती है, मतलब घर होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं वहीं रहते हैं, समझ रहे हो। या घर समझ लो यहाँ पे, यानी ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन की अच्छी खासी एक्टिविटी अलाउड होती है। वेयर एक्टिव कोऑपरेशन एग्जिस्ट या प्रेजेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। टाउन के जो कस्बे के लोकल पीपल है वो ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन जोन होता है उसमें आसानी से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या है, ध्यान दीजिए भाई। एक हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन थी, dn/dt दैट इज इक्वल टू r इंटू में n। ठीक है, इस जहां पे r क्या था, बोला बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक, और इसे हम कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बोला ठीक है, बोले पार्टिकुलर टाइम पे कुछ स्पीसीज के लिए वैल्यू बताई गई है, कुछ स्पीसीज की आर की, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू बतानी है आपको। जैसे देखिए भाई, फॉर नॉर्वे रेट, इस आर की वैल्यू नॉर्वे रेट के लिए कितनी है, सुनिएगा। ये हो गया भाई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, कुछ बातें हैं इसमें, जिसके पास हमारा ये पेज नहीं है वो इनको समझ के लिख सकता है, या साथ के साथ जो हमारी बायोलॉजी की +2 की बायोलॉजी की बुक है इकोलॉजी के अंदर, आप टो के, ठीक है, इनको कवर कर लो। इसी बहाने आप लोग इकोलॉजी भी कवर अप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, क्या कहानी है, बोले सर जो नॉर्वे रेट होता है, नॉर्वे का रेट चूहा, ठीक है, बोला इसकी जो आर की वैल्यू होती है ना इसके लिए, वो होती है सर 0.015। याद रखनी है भाई, नॉर्वे रेट के लिए आर की वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी रेट और नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू 0.015। सीधा राइट पूछेंगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर नॉर्वे रेट, 0.015। ठीक है, उसके बाद भाई फ्लावर बीटल के लिए, FLOUR, फ्लोर बीटल के लिए, बीटल फॉर 12, 0.12 है भाई इसी आर की वैल्यू। ह्यूमन पॉपुलेशन, बोला 1981 में अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू थी कितनी भाई, 0.0205 एनटीए में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन आपके एनटीए अभ्यास टेस्ट में और नीट में पूछा गया है 1-2 बार। ठीक है, और अब की बार पूरे चांस आने के यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िए बस भाई। इसी को अगर मैं ये तो था आपका क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो अपनी क्या थे मॉडल थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से था जिसमें हम आर की वैल्यू पढ़ रहे थे भाई। ठीक है, मेरी बात, पर इनके लिए पार्टिकुलर केवल आर की वैल्यू थी। ये नहीं कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इनके अंदर।
यहाँ पे आर की वैल्यू थी, चाहे वो लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा कॉमन है ना, तो हमारे लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू ये, ठीक है। पर अगर हम दोनों ग्रोथ को हटाएं, केवल अकेले आर की देखें, तो भाई बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है आर, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई यहीं पे बोला जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप थी, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वहां पे भी कुछ स्पीसीज की वैल्यू बता रखी थी, किस चीज की भाई, जेड की, याद है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में सी ए की पावर जेड होता है इक्वेशन। अलेक्जेंडर वॉन हम बोल रहे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताई थी, जहां पे जेड क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। वहां भाई फिर से ये मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे आप तो वैल्यू आई थी हमारी 0.6 से 1.2 जेड की वैल्यू, और फ्रूगीवोर्स बर्ड्स मैमल्स के लिए आर की जेड की वैल्यू आई थी कितनी भाई, 1.15। एंड फॉर मोलस्का जो इन न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में मोलस्का प्लांट है ब्रिटेन में, और बर्ड्स है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जो बर्ड्स हैं, मोलस्का है जो न्यूयॉर्क में मोलस्का है, और प्लांट है ब्रिटेन में, उनके लिए स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्पीसीज की बात की है तो जेड की वैल्यू आई थी भाई 0.1 से 0.2। कंफ्यूज मत होना ना जेड में और आर में, ठीक है। फ्लोर बीटल के लिए आर की वैल्यू है 0.12, नॉर्वे रेट के लिए 0.015, 1981 में पॉपुलेशन के लिए 0.0205। ये पॉपुलेशन की केस की बात है। और ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में तीन वैल्यू है, 0.1 से 0.2 है मोलस्का न्यूयॉर्क में, बर्ड्स कैलिफोर्निया में, ठीक है, प्लांट्स ब्रिटेन में। और जो आपके 1.15 फ्रूगीवोर्स बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए 1.15 वैल्यू है जेड की स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में। अगर हम बर्ड्स और मैमल्स के लिए देखें तो जेड की वैल्यू कितनी आती है, जेड स्लोप है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जिसकी कर्व कैसी होती है, हाइपरबोला, ध्यान रखिएगा भाई। 0.6 से 1.2 है एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला पार्ट यहां तक आपका फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट है भाई आपका यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को, व्हाट इज यूनेस्को? यूनेस्को सुना होगा आप लोगों ने नाम, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अभी प्रोटेक्शन के लिए, ऑर्गेनिजम्स को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए पेरिस और फ्रांस में इसका क्या है, सेंटर है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1971 में स्टार्ट हुआ था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1971 में स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में, और 1986 में ये इंडिया में आया था। यूनेस्को से एक हेरिटेज साइट मानते हैं जहां प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिस जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं जंगल्स में जो रहते हैं, फॉरेस्ट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को एक अपनी हेरिटेज साइट देती है। इंडिया में भी है ये, इंडिया में 1986 में आया था, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, एजेंडा 21 क्या था? व्हाट वाज एजेंडा 21? बोले एजेंडा का मतलब क्या होता है, प्रोफार्मा तैयार करना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों के लिए पेज तैयार कर दिया इकोलॉजी से, ऐसे ही एजेंडा 21 प्रोफार्मा है, किस चीज से लेके भाई, बायोडाइवर्सिटी को लेके। क्या था? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। एजेंडा 21 हमने अर्थ समिट को लेके बनाया था। जैसे मैंने नीट को लेके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रखे हैं एज ए ब्लूप्रिंट था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्यवस्थित तरीके से विकास करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का 21st सेंचुरी में। 21st एजेंडा 21 का मतलब 21वीं शताब्दी में, 2000 से स्टार्ट हुई 21वीं शताब्दी, उसके लिए अर्थ समिट के बाद, बताइए अर्थ समिट कब हुआ था? 1990 में। वर्ल्ड समिट कब हुआ था? 2002 में जोहानिसबर्ग में वो हुआ था ये अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो में हिस्टोरिक कन्वेंशन था अर्थ समिट, ठीक है सर। तो वही एजेंडा 21 इसी का ब्लूप्रिंट था जो बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने के लिए बनाया गया था 20वीं सेंचुरी के अंदर, इस जो शताब्दी चल रही है उसके अंदर। क्या बात है सर, वाह। अगला सर, WHO क्या है? WHO की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किस चीज से कंसर्न है? इसमें लिख रखा है कंसर्न, देख लीजिए पहले भाई जो कुछ लिखा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बोला इसका जो कंसर्न है किस चीज से संबंधित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है इसकी, और ये कंसर्न है विद वर्ल्ड के अंदर पब्लिक की जो हेल्थ है उसको लेके, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ है बताइए जल्दी से? बोले सर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है सर, वही सर जहाँ हनीमून पे जाते हैं लोग घूमने, पिकनिक के लिए जाते हैं सर,
मेरा भी पूरा पूरा मन है जाने का, स्विट्जरलैंड। भाई जो इसका सेंटर है WHO का, वो जनेवा में कब खुला? 7 अप्रैल 1948 को खुला। ठीक है, ऐसे ही WTO और मैंने साथ ही बता दिया। क्यों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है WTO। ठीक है सर, बोला ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सेंटर भी जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा। ठीक है, और भाई ये खुला था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, व्यापार भी तो करना है हमें। जी सर। अगली भाई, मैब। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैब? मैब की फुल फॉर्म क्या है? MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है मैब। ठीक है, क्या होता है इस प्रोग्राम में? ह्यूमन बीइंग अपना इंपॉर्टेंस शो करते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक प्रोग्राम बनाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे प्रोग्राम। फिर अगले भी मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज IUCN? फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए है ये। और खास बात हुई, इसका सेंटर है मोर्ज, स्विट्जरलैंड में भी है। ठीक है भाई, मोर्सिस MORGES में है इसका सेंटर, स्विट्जरलैंड में। प्रोवाइड अवेयरनेस फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए ये क्या करती है? ऐसी संस्था है भाई जो बायोडाइवर्सिटी के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, बताती है कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, कौन सी स्पीसीज को अभी खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, कौन सी विलुप्त हो चुकी है, हम कैसे इनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के लिए भाई ये जो IUCN है एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। बताइए रेड डाटा बुक कौन जारी करती है? कौन? IUCN, जिसके अंदर इस बात की जानकारी होती है कि कौन सी स्पीसीज विलुप्त की कैटेगरी में है। हैव रिकॉर्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दोनों का विच आर इन डेंजर, और ये किसके द्वारा बताई जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये थी रेड डाटा बुक IUCN द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जरा वाटर डे कब बनाते हैं? वाटर डे, विश्व जल दिवस कब वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताओ। हैवी सेलिब्रेशन, जैसे आपका बर्थडे का मनाया जाता है, इसीलिए आपका ऐसे ही है। वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। देख लो, वाटर में H2O है, 2 O है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और भाई 3 इसमें एटम हो गए टोटल। तो मार्च 22 को मनाया जाता है। कब? मार्च 22 को। बिल्कुल सही जा रहे हैं, मार्च 22 को। क्या बात है सर, अभी बन गया। H2O में देखो 2 तो ठीक है सर, लिख ही देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन 2 कंपोनेंट 3, तो तीसरा महीना हो गया 2 और 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन 2। क्या बात है सर। 22 मार्च को। अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे हमारी अर्थ के लिए दिवस से कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसको अप्रैल कौन कहता है? APRIL है, तभी अप्रैल होना चाहिए ना। क्या नहीं सर, हम तो अप्रैल कहेंगे। बिल्कुल। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को। एनिमल डे 3 अक्टूबर का वीक, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर एनिमल दिवस मनाए जाते हैं भाई। पूरा वीक होता है अक्टूबर का, 3rd सप्ताह जो अक्टूबर का होता है। कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट, अब सुनिए अगली कहानी। बोले व्हाट इज पैज्मो सिरे? PASSAMO, पैज्मो सिरे। सिरे क्या था भाई? एंटायर सीक्वेंस ऑफ चेंजअप का। ठीक है, सिरिल स्टडीज जिसमें आती थी। ठीक है, जो एक प्रकार से सेसेशन का पॉइंट है, हाइड्रास सेसेशन और जिरास सेसेशन। तो इसमें बोलते हैं पैज्मो सिरे क्या होता है? पैज्मो सिरे PSA है, ध्यान दीजिए फिर से। पैज्मो सिरे है ये, PSAMMO, पजामो ये पैज्मो है, जैमो सिरे, पजामो सिरे। देख लेना स्पेलिंग क्या है भाई, पैज्मो सिरे। ठीक, क्या होता है भाई? क्या होता है? जब ससेशन हो, SUCCESSION, ससेशन हो ऑन सोइल, मिट्टी में ससेशन को कहते हैं भाई सैंड। सोइल यानी सैंड में जो ससेशन होता है, इसे क्या कहते हैं? पैज्मो सिरे। ठीक है, डेजर्ट में जो होता है उसे क्या कहेंगे? जिरास सेशन। पानी में जो सिरे होता है उसे क्या कहेंगे? हाइड्रास सेशन। अगला भाई, जब हम समुद्र में करते हैं, समुद्र में हम जोन डिवाइड कर देते हैं, लिमनेटिक जोन, बेंटिक जोन,
लिम्फोटिक जोन, ये जोन होते हैं लिम्फोटिक, सबसे ऊपर आता है लिम्फोटिक जोन, जहां पे लाइट सही पहुंचती है ऊपर। मानो कोई कहीं पे तालाब है जोड़ जैसे, तो ऊपर वाले जो सरफेस इसे कहते हैं लिम्फोटिक जोन। फिर जो नीचे आता है इसे थोड़ा, उसमें आता है लिम्नेटिक जोन, और फिर आता है आपका बेंटिक जोन। बेंटिक जोन वाले जो समुद्र में जो, देखिए ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि समुद्र बेंटिक जोन में रहते हैं और वहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। रीजन है, लॉजिक है भाई, इसलिए प्रोडक्टिविटी ओशियन की कम होती है। ठीक ना, 170 बिलियन टन ओवरऑल है बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी, जिसमें से 55 बिलियन टन कहां की थी प्रोडक्टिविटी? ओशियन की। और 115 बिलियन टन कहां की है? टेरेस्ट्रियल की। क्या बात है सर। नेक्स्ट, तो लिमिनेटिक जोन में लाइट रीचेस सफिशिएंटली, तो इस जोन में भाई सफिशिएंट मात्रा में लाइट पहुंचती है। यहाँ पे जो भी आपके क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, व्हाटएवर, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ताकि वो प्रोडक्शन का काम कर सके। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, फोटोलाइट को फोटो एनर्जी में बदलते हैं। ठीक है भाई। अगला, ट्रांसड्यूसर को हम कन्वर्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट कल्टीवेशन? प्लांट को अगर आपको कल्टीवेट करना है, उगाना है, तो सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी से। एंड द पीएच रेंज इज 4.5 से 5.5, ध्यान दीजिएगा। एंड द पीएच रेंज इज 5.5 से 6.5। इस पीएच रेंज पे जो प्लांट है सॉइल के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से उगते हैं। ठीक है, सुनिएगा। बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट कल्टीवेशन इज 5.5 से 6.5। 555 आना, 4.5 से 5.5 आएगा, नहीं आएगा तो भाई 555 आता है, ध्यान रख लेना बस। 5.5 से 6.5 करो तभी आएगा 555। 3 पंजे 1 2 3। अगर आपने 4.5 से 5.5 कर दिया तो आ सकता है 555, फिर भी आ सकता है। अब क्या करें, बोलो भाई, कैसे याद करोगे आप? ध्यान रखना, याद करना पड़ेगा। 5.5 से 6.5, 4.5 से 6.5 तो कर लें याद, तो इसमें 2 ही आएंगे भाई। ध्यान रखना, ये 5.5 से 6.5 है, कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 4.5 से 5.5, 3.5 से 4.5 ऐसे। तो भाई याद कैसे करोगे आप? 5.5 से 6.5 का पीएच है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 पंजे है और 2 पंजे पहले, 1 बीच में 6 फिर 5। 5.5 से 6.5, 555 को याद कर लेना। अगर 4.5 से 5.5 करते तो एक साथ आ रहे हैं, इसमें 555 एक साथ नहीं आ रहे। ऐसे 555 एक साथ ना है, ऐसे करें नहीं, कर लेना। जैसे क्या कर सकते हैं हम, 5.5 से 6.5 क्या होता है पीएच का? ओहो, सोइल से याद रह जाएगा भाई। सोइल में भी 3 पंजे, काफी 4 का तो नहीं रहेगा ना याद। सोइल का पीएच चाहिए ना, सोइल का पीएच, तो पीएच 5 से स्टार्ट होता है, ये शुरू कर लेना। 5.5 से 6.5 फिनिश। सही है सर, आ गया ध्यान में। क्या करेंगे, सोइल से शुरू करेंगे भाई, स्टार्टिंग सोइल में, सोइल से शुरू, सोइल का पीएच 5.5 से 5 से शुरू करना, 5 समझ रहे हो क्या? बिल्कुल, क्या बात है सर, कमाल कर दिया आपने तो। एसिडिक रेन की कंपोजिशन बताओ। ऊपर हो रही है, ये क्या कर दिया? तो सर आप इसको रब करो, इतने हम एसिडिक रेन की कंपोजिशन बताते हैं सर। गूगल पे सर्च करके बताऊंगा सर, अभी गूगल पे सर्च करने जा रहा हूं सर, आपकी वीडियो देख के क्या फर्क आपको थोड़ी पता चलेगा सर, मैंने गूगल से बताया है। बेटा गूगल में सर्च करके तो देख एसिडिक रेन की कंपोजिशन क्या होती है, फिर कमेंट करना उसको। समझ में आ रही है बात? गूगल पे सर्च करके कमेंट करके दिखाओ जरा। यानी सर जो आपकी एसिडिक रेन होती है इसकी पीएच, क्या बात कर रहे हो सर, नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल, देख तो ले। एसिडिक रेन की पीएच का कौन कंपोजिशन क्या होती है? बोला ये 70% तो H2SO4 की बनी होती है भाई, और इसमें 30% HNO3 होता है। एसिडिक रेन की बात करें, ठीक है भाई, 70% H2SO4, 30% HNO3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई 7 पन्ना। ठीक है, अब इस साइड का पेज है, और कुछ भाई जो मैंने मिस्टेक कर दी थी पहले, दूसरी तीसरी वीडियो में, वो लास्ट में ले दूंगा इसी वीडियो के अंदर। समझ रहे हो क्या? चलिए भाई, आप लोगों के लिए नेक्स्ट बताइए, कंपोनेंट है 4 इकोसिस्टम के, जल्दी से कौन रिपीट करेगा मेरे से पहले? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, कौन रिपीट करेगा? जल्दी से जल्दी। पहला कंपोनेंट क्या है भाई? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है सर, उत्पादन कितना होता है। दूसरा बताओ जल्दी से, हरी फास्ट। प्रोडक्टिविटी के बाद क्या बताऊं? जल्दी सर, मुझे तो इकोसिस्टम निकालनी पड़ेगी सर। इकोसिस्टम निकालूंगा तो वहां पढ़ूंगा सर कि कोई डिकम्पोजिशन भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी होती है। क्या बताऊं, बताओ। उसके बाद वह प्रोडक्टिविटी होगी तो इसका डिकम्पोज होना जरूरी है, डिकम्पोजिशन सर।
ठीक है। तीसरा बताओ, बोला तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट में लेके आएंगे सर हम, कौन सा? इनका उल्टा कर दो, ई एनर्जी फ्लो। ठीक है भाई, एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूसर को खाएंगे कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिलेगी एनर्जी, प्राइमरी लेवल कंप्यूटर सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर टर्शियरी लेवल कंज्यूमर खा जाएगा, एनर्जी क्या होगी? फ्लो करेगी, एनर्जी फ्लो। चौथा था ये भाई न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, CYCLING। क्या बात है सर। तो भाई ये 4 कंपोनेंट है भाई इकोसिस्टम के, पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन आप लोगों से। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो और फोर्थ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या बात है। डिकम्पोजिशन की बात सुनिए, बोला डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। बोला पहला क्या है? बोला पहला स्टेप है सर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बोला डिकम्पोजिशन होता है किसका? बोला सर जो भी चीज पत्ते मान लो झड़ गए, पेड़ पौधों से कोई चीज झड़ गई या पेड़ कोई मर गया या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो डेड हो गया, डेड्स के क्या होता है सर? इनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला दिया जाता है इनको। सुबह सुबह आपने ऐसी प्रोसेस देखी होगी, जब आप लोटा उठा के जाते हैं तो वहां पे आपको जो सब्सटेंस पहले होता है, उनको जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उसको डिग्रेड कर चुके होते हैं, वहां पे आपने मिट्टी देखी होगी, बिल्कुल वही है आपका क्या? डिकम्पोजिशन। तो भाई क्या होता है? पहले फ्रेगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन का पहला स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन। बोलो मान लीजिए एक पत्ता गिर गया ऊपर से मिट्टी में, तो पहले इस पत्ते के ऊपर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगी। कैसे? सुनो भाई, पहले पॉइंट में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। जो भी आपका पत्ता आएगा, जो भी पत्ता आएगा, जो भी पत्ता आएगा, उस पत्ते को टुकड़ों में तोड़ देंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे, कट पीस कर देंगे। टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है भाई? फ्रेगमेंटेशन। जो आपका अर्थवॉर्म है ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। ठीक है सर। फिर है भाई आपका कैटाबोलिज्म। फिर जो टुकड़े बने हैं इनको कैटाबोलिज्म किया जाएगा, काटा जाएगा। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है भाई एंजाइम का यूज करके, एंजाइम का यूज करके काटा। दांतों से काटा केवल टुकड़ों में किया, फ्रेगमेंटेशन एंजाइम का इस्तेमाल करके काटा। कैटाबोलिज्म ये कौन करता है? फंजाई बैक्टीरिया करते हैं कैटाबोलिज्म का काम। तीसरा स्टेप क्या है भाई डिकम्पोजिशन प्रोसेस का? तीसरा स्टेप है लीचिंग। बोले यहां से जो आपकी मिट्टी भुभरी हो गई वो नीचे जाना शुरू कर देंगे अर्थ के अंदर, जिसे क्या कहेंगे? लीचिंग। लीचिंग। चौथा क्या है भाई? चौथा है आपका ह्यूमिफिकेशन। पांचवा बताओ मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा कैटाबोलिज्म एंजाइम के कारण ये सीधा टुकड़ों में तोड़ेंगे। लीचिंग रिस कर नीचे जाना, ह्यूमिफिकेशन ब्राउन रंग का अमोर्फस सब्सटेंस का बनना, ह्यूमस का बनना, ह्यूमिफिकेशन। और वही ह्यूमस आपका बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्या बनाएगा? मिनरल बनाएगा भाई, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा। तो 5 प्रोसेस होती हैं किसके अंदर? डिकम्पोजिशन। सर क्या ये स्टेप बाय स्टेप चलती हैं या लगातार एक के ऊपर एक? ध्यान दीजिएगा। मान लो एक मॉलिक्यूल टूटा तो पहले उसके ऊपर फ्रेगमेंटेशन हुई, एक मॉलिक्यूल की बात करें, कैटाबोलिज्म होगा, फिर लीचिंग होगी, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। मतलब चलेगी तो ऐसे क्रम में एक मॉलिक्यूल की बात करें। पर जैसे थोड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कैटाबोलाइज हो रहा होगा। वही मॉलिक्यूल किस में हो जा रहा होगा? लीचिंग में। दूसरा इससे पहले वाला मॉलिक्यूल, मान लो 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 3, इस मॉलिक्यूल का अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन बन गया, 3 मॉलिक्यूल बन गए, उसके बाद इसका कैटाबोलिज्म हो रहा है, इसी का क्या हो गया? लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, फिर क्या? मिनरलाइजेशन। मान लीजिए दूसरे का क्या हो रहा है उस टाइम पे? कैटाबोलिज्म। पहले वाला क्या चल रहा हो? लीचिंग। तीसरे वाला क्या चल रहा है? ह्यूमिफिकेशन। समझ रहे हो? मिनरलाइजेशन। यानी कि क्या होते हैं? पांचों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, एक टाइम पे लगातार हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये होगा पूरे पत्ते के ऊपर, नहीं। थोड़ा सा डिग्रेड हो गया पत्ता तो पहले क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन थोड़ा टूट गया ना, अब उसके बाद ही क्या शुरू हो जाएगा? कैटाबोलिज्म, फिर क्या हो जाएगा? लीचिंग, फिर क्या? ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। साइमल्टेनियसली होते हैं, सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है? हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। तो आपके फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन करता है एर्थोरम, कैटाबोलिज्म किया जाता है फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा, उसके बाद लीचिंग होगी, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर अगली प्रोसेस क्या होती है? मिनरलाइजेशन। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। ठीक है सर। जो आपकी डिकम्पोजिशन है ये कैसी प्रोसेस है सर? ये आपकी डिकम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बेटा, O2 रिक्वायरिंग प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। यानी कि एरोबिक कंडीशन में अच्छे से होती है डिकम्पोजिशन, एनारोबिक कंडीशन में अच्छे से नहीं होती डिकम्पोजिशन। ठीक है। और सर डिकम्पोजिशन का क्या तात्पर्य है? डिकम्पोजिशन का मुख्य तात्पर्य सुन ले बेटा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को मिनरल, लास्ट स्टेप दिख रहा है मिनरलाइजेशन, मिनरल्स में बदलना, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदलना। ऑर्गेनिक को किस में बदल देंगे आप? इनऑर्गेनिक में। ठीक है। जैसे मैं कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग कर देगा कौन? डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है सर। तो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक होगा। यह इट इज ए सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन
येट ऑल स्टेप्स अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जो सीक्वेंस है डिकम्पोजिशन के 5 हैं, पर ये पांचों प्रोसेस सेम टाइम पे हो रही होती हैं। समझ गए ना कैसे? एक मॉलिक्यूल एक प्रोसेस में होगा, फिर इसी की अगली चलेगी तो इससे पहले दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वापस क्या पता फ्रेगमेंटेड हो रहा हो। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। नाउ अब कुछ बातें सुनिए आगे। बोला अगर जो डेट्रिटस होता है जिसका डिकम्पोजिशन होता है, डेट्रिटस क्या होता है? सारे लिटर फाल पत्ते को जो कूड़ा कचरा बच गया उसे क्या कहते हैं भाई? डेट्रिटस। टहनी टूट गई, डेट्रिटस कहलाएगी। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कीट मर गया, डेट्रिटस कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? डेट्रिटस, इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। बोला अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए ना, प्लस 2 वाले बच्चे मान लो देख रहे हो इस वीडियो को, तो डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाए तो ये बात बतानी है आपको। अगर डेट्रिटस में रिच क्या हो? लिग्निन और क्या हो? काइटिन, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो रेट। अगर डेट्रिटस में, ये देख लीजिए, डेट्रिटस में यदि डेट्रिटस में आपका लिग्निन ज्यादा हो तो डिकम्पोजिशन रेट क्या होगी? स्लो। सुनिएगा, इफ काइटिन एंड लिग्निन, काइटिन आसानी डिकम्पोज नहीं होता भाई, लिग्निन डैडी होते हैं लिग्निन, तो क्या इनकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है बहुत क्या होगी? स्लो। इनका डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो। तो बताओ फास्ट किसका होगा? बोलेगा डेट्रिटस में N2 रिच, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड ज्यादा हैं और सुगर्स भी अच्छी हैं, तो आपकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगी वो क्या होगी? फास्ट। बोले और कब फास्ट होगी? बोले अगर इसको वार्म इन्वायरमेंट मिल जाए, मॉइस्ट नमी के साथ, वार्म इन्वायरमेंट नमी के साथ अगर मिल जाए और टेम्परेचर क्या हो भाई? ज्यादा हो, तो ध्यान रखना आपके डिकम्पोजिशन की रेट क्या होगी? फास्ट होगी। ओके, तो कब डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, कब डिकम्पोजिशन स्लो होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लिग्निन काइटिन स्लो, नाइट्रोजन रिच और शुगर फास्ट, और आपकी मॉइस्ट एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज्यादा, वार्म कंडीशन हो तो भी फास्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है अगला। ये कह रहा है एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर ली। एक पानी का इकोसिस्टम है एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। यानी कहानी बताइए, इनके अंदर 2 फूड चेन चलती है। सुनिएगा, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होती है इसकी जो मेन फूड चेन कौन सी होती है? फूड कैसे ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। समझ रहे हो कैसे? विद द हेल्प ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम होती है इसमें डोमिनेंट होती है भाई GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, एक्वाटिक इकोसिस्टम में डोमिनेंट होती है। और DFC, डेट्रिटस फूड चेन होती है किसमें भी? टेरेस्ट्रियल में। याद रखना तरीका AG, सुनिए। और TD कटवाना है भाई, समझ क्या? सिंपल, टिड्डी या टिड्डी से टिड्डी नहीं, टिड्डे होते हैं जो बड़े टिड्डे, ऊंट, वे टिड्डे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर होती है डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि फूड का चेन कहां से स्टार्ट होगी? मृत जीवों से, मृत जीवी पदार्थों से स्टार्ट होगी। ग्रेजिंग फूड चेन आपके ग्रास वगैरह से, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होगी। ठीक है भाई। तो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में मुख्य चेन कौन सी होती है? ग्रेजिंग फूड चेन, AG, सुनिए ना वो वाली बात। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में TD, DFC से शुरू होती है वहां पे। फिनिश। नेक्स्ट इज गैसियस साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे भाई। सुनिएगा क्या है? बोला गैसियस साइकिल, वो न्यूट्रिएंट साइकिल जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस किसका भाई? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चोन, CHON। चोन साइकिल जो होता है CHON, इसको हटा दो यहां से, कहो तो लोस चोन, CHON। इनके जो साइकिल चलते हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे। नाइट्रोजन का भी गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का भी और कार्बन का भी। ठीक है सर। कार्बन कंस्टिट्यूट, अब सुनिए यहाँ पे एक बात है, गैसियस साइकिल कहते हैं एक बार इनको, गैसियस साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में इन न्यूट्रिएंट्स का साइकिल गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है। एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। क्या होते हैं भाई? सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होते हैं? जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सेडिमेंट्री का मतलब क्या है? सॉलिड फॉर्म में जिनके साइकिल चलते हैं न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। सुनिएगा, जो सल्फर है, पोटासियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम के जो साइकिल होते हैं, बोले कैल्शियम अगर कहीं पे क्या हो रहा है, लगातार एक साइकिल में चल रहा है, सल्फर चल रहा है, पोटासियम चल रहा है, फास्फोरस चल रहा है, तो इनके साइकिल सॉलिड फॉर्म में चलेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री, चट्टानों की फॉर्म में चलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं भाई सेडिमेंट्री साइकिल। और गैसियस साइकिल होते हैं चोन का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, और यहाँ पे PKS का, SK पक्का। ठीक है, SK पक्का, SK पका मत, सॉरी सर, SK पका मत, सॉरी सर, SK सर है भाई हमारे, SK PK पक्का। SK सर कह रहे हैं कि पक्का सिलेक्शन होगा आपका। PK सल्फर, पोटाशियम, P फॉस्फोरस और कैल्शियम, SK पका मत।
समझ रहे हो, इसके पका मत। क्या बात, आप भी पका रहे हो सर, पकाने से तो अच्छा भोजन बनेगा ना बेटा, मजा तभी आएगा। क्या बात कही है सर आपने। तो चलिए इसी के साथ अगली बात, और हाँ ध्यान रखिएगा, गैसीय साइकिल फास्ट होंगे या सेडिमेंट्री, ये लिए स्लो होते हैं भाई, डिकम्पोजिशन में टाइम लग जाता है इनके, तो फास्ट कौन से होते हैं अपने गैसीय साइकिल। क्या बात है सर। अगला क्वेश्चन, जो कार्बन कंस्टिट्यूट खालिस्तान % ऑफ ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बताओ। जो आपकी कार्बन है एक ऑर्गेनिज्म, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चल ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको उड़ा हवा में भेज रहा हूं, वापस रब कर दिया। बताइए भाई, कार्बन कंस्टिट्यूट बनाती है खालिस्तान % ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, बताओ। अरे कहाँ चला गया, मिक्स हो गया है। तो यार एक चीज देखिए, आपने देख के पढ़ाते हैं, सच में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। मेरा देख के पढ़ाते इंसान गलती नहीं करता, मैं मतलब मान लो कम ही गलती हुई है आई थिंक, देख के पढ़ाने पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, पर पेज हैं वरना ज़्यादा लंबा खींच जाएगा भाई। आई नो वेरी वेल, ये 1 घंटे की वीडियो आपकी 3 घंटे ही हो जाएगी अगर मैंने बिना देखे पढ़ाना शुरू कर दिया तो चलिए जी। हाँ भाई, अगली बात भाई, कार्बन कंस्टिट्यूट खालिस्तान % ऑफ ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बताइए कितना % आता है कार्बन, दैट इज 49%। ड्राई वेट, एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कार्बन द्वारा 49%, और ये इसका नंबर आता है दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा कौन होता है हमारे शरीर में, वाटर। आपको बताना है वाटर हमारी बॉडी में कितना % कंस्टिट्यूट करता है, कमेंट में आंसर दीजिए इस बात का। नेक्स्ट भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज सोइल, मिट्टी, मॉइस्चर नमी, पीएच, टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। वो कौन कौन से फैक्टर है जो न्यूट्रिएंट के रिलीज को, न्यूट्रिएंट के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, बताओ। एक तो सोइल खुद, एक सोइल का पीएच, एक सोइल का टेम्परेचर, एक भाई मॉइस्चर है, मॉइस्चर, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, ह्यूमिडिटी बोल दे साथ में, एक ही बात है। तो ये रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, बोलो ओशियनिक रिजर्वोयर, अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन के अंदर करीब करीब 71% कार्बन डिजोल्व फॉर्म में है भाई। ओशियन में कितने प्रतिशत कार्बन, 71% कार्बन डिजोल्व फॉर्म में है। ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो 71% कार्बन ओशियन के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है, यही रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में जो CO2 की अमाउंट है ना, ये ओशियन क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4 गुणा 10 की पावर खालिस्तान किलोग्राम पूछ लेंगे, इतने किलोग्राम कार्बन इज फिक्स्ड, इतने किलोग्राम कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में थ्रो फोटोसिंथेसिस एनुअली, पूरे साल के अंदर 4 गुणा 10 की पावर 13 किलोग्राम कार्बन फिक्स होती है पूरे साल के अंदर एनुअली वाया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड में कन्वर्ट हो जाती है कहने का मतलब। नेक्स्ट अगला पॉइंट दे रखा भाई, इन द लास्ट 500 ईयर्स में स्टेलर जैसी काऊ, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों, खालिस्तान रीजन बताइए क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बाय द ह्यूमन, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ह्यूमन के द्वारा, अत्यधिक प्रयोग। आगे सुनिए भी, डू यू नो दैट एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल कार्बन। अब ये ध्यान दीजिए, क्या आप जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, हवा का जो वायुमंडल, वायुमंडल जो हमारा, इसके अंदर केवल 1% ही कार्बन होती है। जितनी भी ग्लोबल पूरे बायोस्फीयर में कार्बन पाई जाती है, उसका 1% कार्बन ही आपके एटमॉस्फेयर में होता है भाई। एटमॉस्फेयर में 1% कार्बन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील का है, जल्दी से बताओ, लेक विक्टोरिया कहाँ है, कहाँ है हमारी लेक विक्टोरिया, कहाँ है सर, साउथ अफ्रीका में है सर, लवसा। कहाँ है, अरे साउथ अफ्रीका में नहीं है, कट। लेक विक्टोरिया यार बिना देखे बताते, सही बात है, ईस्ट अफ्रीका में है, अच्छे से पता था मुझे, नकलची बनोगे ना तो ऐसा ही होगा। जो आपकी लेक विक्टोरिया कहाँ है भाई, ईस्ट अफ्रीका में है, नॉट साउथ अफ्रीका, इट इज इन ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में है ये। जी सर, मांगे सर आपकी बात। अगला बताइए, इकोसिस्टम आपको पता है फंक्शनलिटी नेचर की, ठीक है सर। आपको एग्जांपल देना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के उदाहरण दो, भूमि पे जो है कौन कौन है, फॉरेस्ट है सर, ग्रासलैंड और डेजर्ट, एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। अब आपको बताना है एक्वाटिक इकोसिस्टम के उदाहरण जल्दी से।
पोंड तालाब, लेक झील, वेटलैंड, रिवर यूस्त्री मुहाने, किसके एग्जाम्पल है भाई? आपके ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम के। ठीक है, देख लीजिएगा, पोंड, लेक, यूस्त्री और आपका रह गया भाई रिवर। ये एग्जाम्पल है एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी वाले इकोसिस्टम में ये। जबकि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पूछ लेते हैं कई बार इनमें से कौन सा इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है, ऐसे पूछ लेंगे। एक नहीं होगा तो पानी वाला होगा। मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दो, बोला क्रॉप, फसलें हम बनाते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड, एक एक्वेरियम। आपके लिए एक और क्वेश्चन है भाई, बताइए एक्वेरियम में कौन कौन सी फिश रखते हैं हम? सजावटी जो एक्वेरियम बनाते हैं ना, जो एक डब्बा सा देखा होगा आपने ग्लास का, जिसके अंदर पानी और फिशेज देखी होंगी तैरते हुए आपने, कौन कौन सी फिशेज मिलती है वहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या एक्वेरियम में हम कौन कौन सी फिशेज रखते हैं? और एक्वेरियम आपका मैन मेड इकोसिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी फिशेज रखी जाती है वहाँ पे? कमेंट करना। हिंट दूं? +1 का 4 स्लैश एनिमल्स किंगडम का, और वो भी बोनी फिशेज में। इसका एग्जाम्पल है ओस्टेथाइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ही क्या लेते हैं? ये देख लो, पहले तो पेज दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे पेज हैं, दिस क्या बात है सर। चलिए भाई, तो जो आपका सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, बताइए कौन कौन? एक तो पैसिफिक फिश, एक साल्मन फिश। पैसिफिक फिश, साल्मन फिश एग्जाम्पल है जो एक बार ही ब्रीड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म का। और कौन भाई? बम्बू एक ही बार क्या करते हैं? अपने लाइफ स्पेन में एक ही बार ब्रीड करते हैं। ऐसे आपके एनुअल बाइनियल्स भी कह सकते हो आप, एक ही बार ब्रीड करते हैं वो भी। इसके बाद ब्रीड मैनी टाइम्स, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म वो मैनी टाइम ब्रीड करते हैं? कौन कौन से भाई? मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स मैनी टाइम ब्रीड करते हैं, एक बहुत बार बच्चे पैदा करते हैं। और मैमल्स और बर्ड्स एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं। बम्बू, पैसिफिक फिश, पैसिफिक साल्मन फिश, एक ही चीज है रे, क्या है यार? पैसिफिक प्रशांत महासागर में रहती है ये पैसिफिक साल्मन फिश, एक ही है, एक ही नाम है ये। ठीक है सर। प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर्स ऑफ, बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे पर साइज में छोटे होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म बताइए। बोला जो आपका मोलस्का है ऑयस्टर्स। ठीक है, ऑयस्टर्स मोलस्का, ऑयस्टर्स OYSTER, ऑयस्टर्स जो एक मोलस्का है, बाईवाल मोलस्का है, 2 वाल होते हैं, बाईवाल मोलस्का का एग्जांपल है ऑयस्टर्स। ठीक है, इनके स्पीसीज जो ये बच्चे पैदा, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, साइज में छोटे होते हैं। पेलाजिक फिशेज, एक अभी पेलाजिक फिशेज, PELAGIC, पेलाजिक फिशेज जो है ये बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करती हैं पर साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, छुटकू होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं नंबर कम होंगे, एक हो सकता है, एक दो ही हो सकते हैं, एक या दो, 3। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, 3 बच्चे होंगे भाई, ऐसे जैसे 33 बच्चे होंगे मान लो। तो बर्ड्स और मैमल्स में क्या है? सम ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स और मैमल हैं जो स्मॉल नंबर प्रोड्यूस करेंगे पर साइज में बड़े होंगे, जैसे कि आप देख लो कितने बड़े हो आप साइज में। जी सर। अगला सुनिए भाई, कुछ लाइनें मैंने साइड में रख रखी है पेजों के, क्या कह रहा है? देयर इज नो सेकेंडरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन, बिल्कुल सही सर। अगला, प्रोडक्टिविटी को किसमें मापते हो आप? बोला किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स यूनिट है प्रोडक्टिविटी बायोमास मापने की। और ग्राम इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स, और क्या भाई? ग्राम इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स। और आप ऐसे ही माप सकते हैं, देखो ग्राम मतलब मास होगा पर मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स स्क्वायर, ईयर इनवर्स यूनिट है कितना मास प्रोड्यूस हुआ कितने एरिया में कितने टाइम में, या कितनी एनर्जी, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स, ये भी हो गया। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई पर एरिया पर ईयर इनवर्स टाइम में, तो यही आपकी प्रोडक्टिविटी यूनिट होती है। ठीक है सर, और कुछ साइड में नहीं लिखा। तो ये था भाई आपका 4th पेज। होप सो भाई आप लोगों को ये इकोलॉजी के क्वेश्चन जो मैंने अभी तक 4 वीडियो बना दी हैं आप लोगों के लिए, आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन पेजेस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तो आपको देखिए एक बार में नहीं याद होंगे। ठीक है, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, कम से कम 3-3 बार देखिए इस वीडियो को, आप लोग फिर इकोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब भाई कुछ बातें मैंने 1-2 वीडियोस में कुछ टेढ़ी मेढ़ी निकल गई, देख के पढ़ाते हैं ना तो बातें टेढ़ी में ध्यान कहीं और भटक जाता है।
पता नहीं कुछ और सोच रहे होते हैं यार, वो टेढ़े मेढ़े अक्सर साथ में बहुत सारे दिख जाते हैं, तो फ्लक्चुएशन हो जाती है, दिमाग कुछ कहता है और आवाज़ कुछ कहती है। ठीक है, तो चलिए भाई उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। एक मैंने एक वीडियो में कह रखा है कि जो आपके एज पिरामिड है, देखिए एज पिरामिड, आपके पिरामिड बोडनहीमर ने दिए थे, बोडनहीमर ने, ठीक है, 3 प्रकार के दिए थे उन्होंने। बोले एज पिरामिड में पहली बात तो भाई हम क्या यूज करते हैं, एज ग्रुप्स। कौन कौन से एज ग्रुप, बोले एक तो जो रिप्रोडक्टिव हो उनको ले लेते हैं, फिर हम लेते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट, 3 प्रकार के एज ग्रुप लेते हैं। बीच में कौन, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के नंबर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। नीचे लेते हैं हम प्री रिप्रोडक्टिव, जिन्होंने रिप्रोडक्शन अभी नहीं किया है। ऊपर लेते हैं हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा भाई, बोला अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो, रिप्रोडक्टिव इनसे कम हो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनसे भी कम हो, तो बोला जो ऐसी पॉपुलेशन होती है ना, बोला ऐसी पॉपुलेशन है ना ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाती है। कैसी पॉपुलेशन कहलाती है भाई, ग्रोइंग। ठीक है, और इस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होगी ना, बोला वो क्या होती है, पॉजिटिव। अगर ये ग्रो करी तो क्या होगी, पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, और बोले समय के साथ ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन आपकी एक्सपेंड फैलेगी, तो इसे एक्सपेंडिंग ग्रोथ, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन कैसी होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपेंड करेगी ये पॉपुलेशन। रीजन सुनिए भाई, देखिए अभी रिप्रोडक्टिव कम है, फिक्स हो गई, पर रिप्रोडक्टिव ज्यादा है ना, तो कुछ समय बाद ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, तो आपकी ग्रोथ क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, और ये आपकी रिप्रोडक्टिव किस में चले जाएंगे, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। ठीक है, और देखिए इस पिरामिड का जो शेप बनती है, इस एज पिरामिड की, वो ट्रायंगल शेप बनती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। कैसा पिरामिड होता है भी, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। ट्रायंगुलर शेप पिरामिड में एक्सपेंडिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है विद पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भाई, देखिए इसी में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था कि इसमें मैंने स्टेबल बोल दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, एक्चुअल में एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है, आगे सुनिए अभी और क्या है। तो दूसरा आपका एज पिरामिड है जिसके अंदर आपके जो परी रिप्रोडक्टिव होते हैं ये अप्रोक्सीमेट थोड़े से ही ज्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव से, अप्रोक्सीमेट इक्वली होते हैं रिप्रोडक्टिव के, समझ रहे हो। और जो आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ये इनसे कम होते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे देखिए घंटे नुमा शेप बनती है, घंटा बनी है टाल, तो इसे कहते हैं भाई बेल शेप पिरामिड, बेल शेप्ड पिरामिड। अब सुनिएगा, जब ये बंदे रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, पॉपुलेशन कैसी होगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी, और इसकी ग्रोथ रेट नियरली 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ग्रोथ रेट किसके इक्वल होगी, 0, और इसकी शेप कैसी है, बेल के जैसी है, बेल घंटी नुमा, घंटा जाते हैं ना वो वाले। तो बेल शेप पिरामिड है, जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसी है, स्टेबल है भाई, 0 ग्रोथ रेट है इसकी, अप्रोक्सीमेट नियरली 0 ग्रोथ रेट है फिनिश। फिर आपका अर्न शेप होता है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा होते हैं और आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम होते हैं और प्री रिप्रोडक्टिव भी कम होते हैं। अब ऐसी पॉपुलेशन क्या होगी भाई, ये तो इस पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके प्री रिप्रोडक्टिव आएंगे रिप्रोडक्टिव में, तो अब पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव कारण ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे थे। अब प्री रिप्रोडक्टिव कारण के जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो कम बच्चे प्रोड्यूस होंगे। सुन लीजिए फिर से, ये आपके रिप्रोडक्टिव हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं। तो कुछ समय बाद अभी रिप्रोडक्शन, मान लो अभी रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1000 बच्चे पैदा किए उन्होंने, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में। अब ये इनसे कम है, तो ये आने वाले समय में कम है, तो कम बच्चे पैदा करेंगे, समझ रहे हो। मान लो 800 बच्चे पैदा किए, तो पॉपुलेशन क्या होगी, पहले 1000 के कारण अब कितने 800 ही है, तो पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्लाइन करेगी भाई, आने वाले समय में ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर देगी। ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट कैसी होगी, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी इसकी। और इसका शेप कैसा होगा, अर्न शेप होगा, मटके जैसा, ऐसा था मटका, समझ रहे हो। तो अर्न शेप पिरामिड होगा, शेप पिरामिड की ऐसे में, जब में रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से भी और प्री रिप्रोडक्टिव से। तो पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी, आने वाले समय में डिक्लाइन करेगी, इसके नंबर कम हो जाएंगे, और जो ग्रोथ रेट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी। ठीक है भाई, और कैसी मिस्टेक की थी, ध्यान दीजिए, और मिस्टेक की थी कमेंसालिज्म में। कमेंसालिज्म में मैंने ये बोल दिया था, एक को फायदा होता है और दूसरी को 0 लिख के बोल दिया। दूसरी बात, एक तो हमने मिस्टेक की थी ये एज पिरामिड वाली, जिसमें मैंने ट्रायंगुलर शेप में जो आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसमें स्टेबल बोल दिया था, एक्चुअल में ये एक्सपेंडिंग होगी। दूसरी मिस्टेक की थी कमेंसालिज्म के केस में,
ठीक है। जो अब कमेंसलिज्म का केस है, इसमें क्या क्या था या क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज, मान लीजिए एक कोई स्पीसीज है, इसको तो बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज मान लीजिए कोई 20 स्पीसीज, इसको ना तो बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान होता है, यानी न्यूट्रल होती है। एक को बेनिफिट होता है, दूसरी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है आपका क्या, कमेंसलिज्म। इसका एग्जांपल है कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। जो आपने देखा होगा पशु जहां चर रहे होते हैं वहां पे एक पक्षी उनके साथ रहता है। जो अब ग्रेजिंग कैटल है, इसके साथ जो कैटल इरिगेट है इसको फायदा होता है, पर इस ग्रेजिंग कैटल को कोई नुकसान न कोई फायदा होता है। ठीक है, कैसे? जो आपका ग्रेजिंग कैटल है ये घास खाता है, जैसे घास खा के ऊपर उठेगा ग्रेजिंग कैटल, तो जो इसके नीचे घास में जो कीट छुपे हुए हैं वो बाहर उखड़ आएंगे, और जैसे कीट बाहर आते हैं तुरंत लपक लेता है कौन, कैटल इरिगेट। अब कैटल इरिगेट को तो बेनिफिट हो जाता है, पर ग्रेजिंग कैटल को कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं होता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अभी जो इंटरेक्शन किसके बीच, ग्रेजिंग कैटल और कैटल इरिगेट के बीच है, ये है आपका कमेंसलिज्म। पर अगर मैं बात करूं उस कीट के बीच और इस कैटल इरिगेट के बीच रिलेशन देखें तो वो आपका हो जाएगा किसका, प्रेडेशन का। एक्चुअल में इंटरेक्शन किसके बीच देख रहे हैं, ये भी मैटर करता है, समझ रहे हो? हाँ भाई, तो ये था भाई आपका कमेंसलिज्म का केस। ठीक है, जो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स, ठीक है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, जुबान कुछ और कह जाती है अक्सर, समझ रहे हो दोस्तों? तो कुछ ऐसा भी हो जाता है समटाइम, तो ध्यान दीजिएगा भाई। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करो, सर ये गलती हो रही है, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया करो। और जो भी इन्फॉर्म कर रहा है भाई उसको सच में काबिल तारीफ, जिसने भी इन्फॉर्म किया है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब ध्यान दीजिए एक और बात, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगली बात भाई, एक जो आपका सिंज था ना, CING, ठीक है, उसमें क्या था, जो आपका कोलंबो इक्वेटर के पास है, फिर इंडिया आपके टॉपिक्स में, फिर न्यूयॉर्क और क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है, जो आपका ग्रीनलैंड है ना, ये 71 डिग्री नॉर्थ पे है, उसमें शायद 54 डिग्री बोलते था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और लगातार हमें पता है जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा बायोडायवर्सिटी घटेगी, अल्टीट्यूड बढ़ता है तो भी बायोडायवर्सिटी घटती है, प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं तो भी बायोडायवर्सिटी घटती है। दिस वाज आवर कंप्लीट इकोलॉजी सेशन, जिसमें हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। और होप सो भाई, सच में मैं मेरी खुद की बात बता देता हूं, पहले मेरा एक्सपीरियंस, ये 4 वीडियो काफी अच्छी पढ़ाई गई हैं आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल नीट को टारगेट करते हुए नोट्स बने हुए हैं। ठीक, अब प्लीज जो ये आपकी वीडियो बन चुकी है चारों आपके लिए, अच्छे से इनको 3 बार देखिए। देखिए, एक बार में समझ में नहीं आती हैं चीजें, दिमाग में सेट नहीं होती हैं, दिमाग के अंदर सिनेप्स नहीं बन पाते हैं दोस्तों। आपको अच्छे से सिनेप्स बनने के कारण मेमोरी में स्टोर होगा। एक तो सीखना होता है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर करना होता है। मेमोरी में स्टोर कब करेगा, जब उसके लिए सिनेप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब 3 से 4 बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे और फिर रिकॉल करके देखेंगे, लिख के भी देखेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी होगी। इकोलॉजी के 4 पेज, ठीक है, और आपको इकोलॉजी के 4 पेज काफी हेल्प करेंगे नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। आप 360 में 360 का स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं 360 में 360 बायोलॉजी। जो हमारे बाकी नोट्स और जो मैंने बना रखे हैं उनकी वीडियोज भी जल्द इस चैनल पे आ जाएगी। और भाई जो हमारी वीडियोज हैं प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट भी दीजिए। जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछता हूँ उनका भी आंसर दीजिए, ठीक है। और भाई बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, बहुत जरूरी है। बड़े सपने रखिए तो इनके लिए बड़ी मेहनत भी कीजिए, फुल डेडिकेशन दीजिए। कितने दिन बचे हैं, 17 जुलाई को तो हो ही रहा है, जून आ गया है हमारा, 8 जून हो चुका है, देख लीजिए। तो क्या करें, चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, जी और जान लगा दीजिए दोस्तों। ये मेहनत ही आपके पूरे जीवन को बदल देगी, ठीक है। तो होप सो भाई आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब और क्वेश्चन का जो ज़्यादा सेट मिल जाए उनको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देना साथ के साथ। और जो हमारे इस ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो आ रही है उनको अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो आने वाले समय में आपका आने वाले नीट एग्जाम 17 जुलाई 2022 को जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको याद आएंगे कि सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, अरे क्या बात है सर, और तुरंत टिक कर देंगे आप, ठीक है भाई। तो ओवरऑल मिला के आपके नीट 2022 17 जुलाई के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम फर्दर हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे हमारे बायोलॉजी के दूसरे लेसन्स की, ठीक है। इन वीडियोस को अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स भी बना लीजिए, बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजिए। और खास बात भाई, अगर आप व्हाट्सएप लाते तो व्हाट्सएप पे लगा दीजिए,
फेसबुक चला रहे हो तो वे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम चला रहे हो इंस्टाग्राम पे। और भाई खास बात और, बंद भी कर देना इनको, ये इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप ज़्यादा नहीं चलाने हैं, टाइम टू टाइम जो काम के हो, ठीक है। तो आने अगेन भाई, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप जल्दी से अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं और आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।